हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। जी हाँ, सेल वॉल जो कि हमारे सेल का यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बोथ दोनों ही सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेल वॉल विच इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल। जो सेल वॉल होती है वो किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, हम लोग उसके बारे में आज बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल के टाइप्स, सेल वॉल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल का कंपोजिशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन और सेल वॉल के फंक्शन। इतनी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो सेल वॉल होती है दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। अगर हम सेल को मांगने कोई एक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, तो उसकी जो सबसे बाहर की कवरिंग है जो कि इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहती है, दैट इज द सेल वॉल। और ये नॉन लिविंग होती है। ओके, नॉन लिविंग मीन्स कि ये फर्दर मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करती, कोई इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता मेटाबॉलिज्म में। ओके, और ये कंप्लीटली परमिएबल होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या है, सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिव परमिएबल है। लेकिन सेल वॉल इज नॉन लिविंग, सेल वॉल इज कंप्लीटली परमिएबल। जबकि इसके ठीक नीचे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पतली सी कवरिंग, वो लिविंग भी होती है और सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ओके, सेल वॉल की फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665। उन्होंने इसको देखा था और इसका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर मिला था, तो एक हनी बी का जो कॉम्ब होता है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल उसी की तरह इन्हें दिखाई दिए थे। जस्ट लाइक दिस, अगर हम बात करें तो ऐसे ऐसे ऐसे। ये बीच का पार्ट हम हटा दें तो हमें एक इस स्ट्रक्चर को देखें, तो हमें ये बिल्कुल मधुमक्खी के शहद के, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई पड़ता है, राइट। एक पर्टिकुलर यूनिट अगर हम बात करें, अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊं, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप ऑब्जर्व करें, डिटेल में देखें, थोड़ा इनलार्ज करके, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। राइट, यहाँ की ज्वाइनिंग अलग होती है, इसकी ज्वाइनिंग अलग होती है। ओके, इसी स्ट्रक्चर को जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, जहां से इस सेल की एंडिंग और दूसरे सेल की स्टार्टिंग हो रही है या फिर इन्वायरमेंट की स्टार्टिंग हो रही है, इट इज द सेल वॉल। यही सेल वॉल होती है, सबसे बाहर की कवरिंग, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। किसी किसी सेल में इसके ऊपर भी एक क्यूटिकल की लेयर होती है, लेकिन यही सेल मोस्ट ऑफ द टाइम यही लेयर या यही पार्ट, सेल का वो पार्ट होता है जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। ओके फ्रेंड्स, सेल वॉल जो होता है वो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह के होते हैं। तो सेल वॉल भी हमारी दो तरह की होती है अकॉर्डिंगली, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल एंड यूकैरियोटिक सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल हम जानते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं दो तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो सेल वॉल होती है, जो कि हमारी प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है, तो वो बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग होती है, ठीक। और यूकैरियोटिक सेल्स में बात करें तो एनिमल जितने भी हैं, एनिमल की जो सेल्स होती है, एनिमल सेल्स, उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि एनिमल सेल्स में कभी भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। फाइन, सेलुलोज क्या होता है, काइटिन क्या होता है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इनके डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स में। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है
वो प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड के कॉम्प्लेक्स से बनी होती है। फ्रेंड्स, उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन होता है, बेसिक कंपोजिशन तो सेम होता है, लेकिन उनमें भी ये डिफरेंस होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर और टिकोइक एसिड और भी बहुत सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, हम ऐसे पहचाने कि जो ग्राम पॉजिटिव जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर मेम्ब्रेन की कोई कवरिंग नहीं होती है, वो नेकेड होती है, वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है। लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें जो हमारी उनकी सेल वॉल है उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन की एक कवरिंग होती है। ओके, जिसकी वजह से वो ग्राम स्टेनिंग नहीं ले पाते। ओके, ग्राम स्टेनिंग क्या होती है हम माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल इतना समझें कि जो सेल वॉल है वो दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की बात करें तो वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अलग अलग होती है और ये प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड के कॉम्प्लेक्स से बनती है। जो यूकैरियोटिक सेल वॉल है उसमें प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि प्लांट सेल वॉल में सिर्फ सेलुलोज नहीं होता है, मेजर कंपोजिशन है सेलुलोज, लेकिन सिर्फ सेलुलोज नहीं होता है, और भी कंपोजिशन होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और फंजाई की सेल वॉल में भी काइटिन ही सिर्फ नहीं होता है, और भी बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हम मेजरली डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्लांट सेल वॉल, जो कि आप लोगों के नीट के सिलेबस के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है। फ्रेंड्स, मैं फिर से बता दूं कि हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स की जो सेल वॉल होती हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसका मेजर कंपोजिशन सेलुलोज होता है, लेकिन प्लांट की सेल वॉल सिर्फ सेलुलोज की नहीं बनी होती है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं आइए देखते हैं। प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, ये एक जनरली हर तरह के प्लांट सेल में पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये चार कंपोनेंट्स यानी कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, ये टिपिकली जनरली हर तरह के प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ओके, हाँ, इनके अलावा और जो केमिकल कंपोजिशंस होते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं या फिर प्लांट टू प्लांट स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ये चार फंडामेंटल केमिकल कंपोनेंट्स हैं। सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज हमारा एक होमोपॉलीसेकेराइड है। फ्रेंड्स, होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जान लें कि होमोपॉलीसेकेराइड ऐसे पॉलीसेकेराइड जो कि सिर्फ एक ही तरह की यूनिट से बनते हैं। ओके, उन्हें हम होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो सेलुलोज जो हमारा था वो होमोपॉलीसेकेराइड है और ये ग्लूकोज की कई यूनिट से बनता है। ग्लूकोज जब पॉलीमर्स बनते हैं तो जो बॉन्डिंग होती है और जो चेन बनती है वही चेन आपस में फोल्ड करके सेलुलोज बनाती है। फाइन, जो हेमीसेलुलोज होते हैं, हेमीसेलुलोज हमारे हेटेरोपॉलीसेकेराइड हैं। हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या फ्रेंड्स, मैंने बताया कि होमोपॉलीसेकेराइड में केवल एक ही हमारा यूनिट होगा, कोई भी हो लेकिन सिर्फ एक ही तरह का मोनोमर होगा, एक ही तरह की यूनिट होगी। लेकिन हेटेरोपॉलीसेकेराइड में कई तरह के यूनिट्स होती हैं, कई तरह के मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, जो हेमीसेलुलोज होता है वो जनरली अरेबिनोज, जाइलोज, मैनोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज इनसे बनता है। ओके, पेक्टिन हमारा भी हेमीसेलुलोज की तरह पेक्टिन भी एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है और ये ग्लूकुरोनिक एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड इन दोनों की यूनिट से बनता है। फ्रेंड्स, इनके अलावा एक हमारा लिग्निन भी होता है जो कि हमारा एक अल्कोहल डेरिवेटिव है। ओके, ये हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपेन इसका डेरिवेटिव है और लिग्निन हमारा लिग्निफिकेशन में काम आता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं फ्रेंड्स, इसके आगे हम देखेंगे। फिलहाल तो केमिकल कंपोजिशन में यही देखें और अब हम बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल की। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। एक सेल वॉल को अगर हम देखें, पूरा डिटेल में देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर हम सेल वॉल को देखें एक लो पावर मैग्नीफिकेशन में तो हमें
मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। और फ्रेंड्स ये सारे के सारे छत्ते आपस में जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, इनके बीच में होल्स दिखाई देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो फ्रेंड्स इन्हीं होल्स को, इन्हीं लेयर्स को या फिर इन्हीं ओपनिंग्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ओके, एक ऐसी ओपनिंग जिसके थ्रू एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट होती है और उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है, हम कहते हैं उन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा। ओके फ्रेंड्स, अगर हम एक सेल को, एक पर्टिकुलर सेल को थोड़ा डिटेल में देखें तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, और डिटेल मैग्नीफिकेशन में देखें तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। और जो सेल होती है, सेल की जो सेल वॉल होती है, उसमें हमें डिटेल में देखने पर एक लेयरिंग दिखाई पड़ती है, एक के ऊपर एक, ऐसा लगता है जैसे कई लेयर्स एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। ओके, सेल वॉल कई लेयर में दिखाई पड़ती है। फ्रेंड्स अगर आप देखें तो जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से बनाया है, इट इज़ द लाइनिंग, इट इज़ द बाउंड्री, दो सेल वॉल को जोड़ने वाली। ओके, इसके इधर इस, अगर हम सेल की बात करें तो हमने इस सेल वॉल का जो सेल का जो सेल वॉल है उसको मैंने ब्लू लाइन से बनाया है, उसकी जो बाउंड्री है रेड लाइन से बनी हुई है, जो कि एक सीमेंटिंग मटेरियल का काम करती है, जिसे हम मिडिल लैमेला कहते हैं। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा इसे। और फिर जो मैंने अलग अलग कलर की ये छोटी छोटी लाइंस बनाई हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ अदर सेल वॉल्स। ओके, अब अगर हम इतने पार्ट को और मैग्नीफाई करके देखें तो फ्रेंड्स हमें ऐसी लेयरिंग दिखाई पड़ती है। इस लेयरिंग को अगर हम देखें तो हमें सबसे ऊपर जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, रेड लाइन जो कि कई सेल को आपस में जोड़ रही है। इट इज जस्ट लाइक, अगर हम कंपेयर करें तो दीवार में जो सीमेंट्स होती हैं जो कि कई ईंटों को जोड़ने का काम करती हैं, बिल्कुल वही काम होता है इनका। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं मिडिल लैमेला। ओके, ये मिडिल लैमेला पेक्टिन और लिग्निन की बनी होती है एंड इट एक्ट्स लाइक सीमेंटिंग मटेरियल, मींस ये दो सेल्स को जोड़ने का काम करती है। इसी की वजह से सेल्स आपस में इंटैक्ट रहते हैं। फ्रेंड्स किसी भी प्लांट सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इंटैक्ट और वो टाइट स्ट्रक्चर। ओके, फ्रूट्स का स्ट्रक्चर, जो फ्रूट जितने ही टाइट होते हैं, मींस उनमें ये मिडिल लैमेला उतनी ही टाइट होती है। लेकिन जैसे जैसे फ्रूट्स पकते हैं उनका जो टाइट नेचर होता है वो लूज होने लगता है, वो ढीले पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फ्रूट्स पकते हैं उनमें जो पेक्टिन की लेयर होती है वो टूटने लगती है, तो मिडिल लैमेला भी हमारा टूटने लगता है। और जब ये सीमेंटिंग मटेरियल टूट जाएगा तो जो सेल्स होंगी ये डिसअरेंज हो जाएंगी, सेग्रीगेट, अलग अलग हो जाएंगी, एग्रीगेट्स नहीं रह जाएंगी, तो वो हमारा फ्रूट जो होता है ढीला पड़ जाता है इसी वजह से, क्योंकि हमारा मिडिल लैमेला खत्म हो जाता है, टूट जाता है। ओके, मिडिल लैमेला के बाद होता है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल किसी भी सेल का सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है जो कि मिडिल लैमेला के ठीक नीचे होता है, और यह सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी सेल वॉल हमारा किसी भी सेल वॉल का सबसे बाहरी स्ट्रक्चर है। सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो होती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल, जो कि मिडिल लैमेला के ठीक नीचे होती है। ओके, और ये बनी होती है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की। फ्रेंड्स सेलुलोज के जो लेयर्स होते हैं, बहुत सारे लेयर्स, उनमें कहीं कहीं हेमीसेलुलोज के फाइब्रिल्स अटैच होते हैं। यानी कि प्राइमरी सेल वॉल में, फ्रेंड्स यहाँ पर गौर करिएगा कि प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज का कंपोजिशन ज़्यादा होगा, सेलुलोज का परसेंटेज कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन हेमीसेलुलोज का बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू द सेलुलोज। हेमीसेलुलोज के फाइब्रिल्स कहीं कहीं सेलुलोज के फाइब्रिल्स में अटैच होते हैं। ओके, जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल के नीचे जो कि आप ग्रीन कलर के देख रहे हैं, 3 लेयर्स होती हैं इनमें, S1, S2, S3। इन तीनों का ही कंपोजिशन सेम होता है फ्रेंड्स, सेलुलोज, लिग्निन और हेमीसेलुलोज। ओके, इन तीनों का ही कंपोजिशन सेम होता है S1, S2, S3 में, लेकिन तीनों का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, किसी में अरेंजमेंट इनका बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, किसी में थोड़ा
डिसेग्रीगेट होता है तो किसी में एक वेल मैनर्ड में अरेंज होते हैं तो कहीं कहीं सेग्रीगेटेड होते हैं। लेकिन S1 S2 S3 तीनों ही लेयर में इनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। S1 सबसे पुराना सबसे बाहर की ओर होता है, S2 उसके बाद होता है और S3 सबसे अंदर की तरफ होता है किसी भी सेल वॉल में। ओके, इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज हैं, इसमें भी हेमीसेलुलोज का अमाउंट सेलुलोज से कम होता है, लेकिन फ्रैक्शन जो हमारा प्राइमरी सेल वॉल में था उससे कहीं ज़्यादा होता है। हम ऐसे समझ लें कि सपोज दैट अगर हम माने कि यहाँ पर कंपोजिशन अगर फॉर एग्जांपल 90% प्लस 10%, यानी कि अगर हमारा सेलुलोज 90% था तो हेमीसेलुलोज 10% था, लेकिन यहाँ आने पर हमारा वो परसेंटेज 60% प्लस 40% का रह जाता है। मीन्स हेमीसेलुलोज का अमाउंट बढ़ जाता है। सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज के मुकाबले अभी भी हेमीसेलुलोज कम ही है, लेकिन फ्रैक्शन प्राइमरी के मुकाबले कहीं ज़्यादा हो जाता है और लिग्निन इन सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के फाइब्रिल्स में बीच बीच में अटैच्ड होते हैं। ओके, थर्ड इज द न्यूएस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, दैट इज टर्शियरी सेल वॉल। वो एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच तो नहीं करते लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर होती है। ओके, एंड दैट इज मेड अप ऑफ जाइलान, वो जाइलान की बनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये होता है सेल वॉल का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सेल वॉल हमारा 4 लेयर का बना होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला सबसे बाहर की होती है, सीमेंटिंग लेयर का काम करती है। प्राइमरी उसके नीचे होती है। सेकेंडरी सेल वॉल हमारा S1 S2 S3 3 लेयर का बना होता है, जो कि सेलुलोज, लिग्निन और हेमीसेलुलोज का बना होता है। और टर्शियरी सेल वॉल सबसे नीचे होती है, वो जाइलान की बनी होती है। फ्रेंड्स, एक सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने लायक है, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, यह और कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ होल इन द सेल वॉल। यह सेल वॉल के बीच में होल होता है जो कि दूसरे सेल वॉल को इससे कनेक्ट करता है और जिससे हमारे मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल में आराम से आ जा सकते हैं। ओके, यही हमारा सेल वॉल का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ओके, तो फर्दर हम देखते हैं कि सेल वॉल हमारी बनती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। एक प्लांट सेल में सेल वॉल बनती कैसे है। फ्रेंड्स, एक प्लांट सेल में सेल वॉल 2 तरह से बनती है। पहला वेसिकुलर सेल वॉल फॉर्मेशन एंड सेकंड सेल वॉल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। फ्रेंड्स, पहले हम ये सेल डिवीजन पार्ट देख लें, फिर हम वेसिकुलर पार्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, जब सेल डिवीजन होता है प्लांट सेल में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेल डिवीजन के 4 फेजेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फ्रेंड्स, एक पेरेंट सेल टीलोफेज के बाद जब टूटती है तो टीलोफेज में आप जो देख रहे हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसे हम कहते हैं सेल प्लेट। ओके, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और फ्रेंड्स, ये एक प्लांट सेल के 2 अपोजिट पोल से बनना शुरू होती हैं और एक दूसरे की तरफ बनती हैं। तो ये बनते 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 धीरे धीरे एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं और एक पेरेंट सेल हमारी 2 डॉटर सेल्स में टूट जाती है, क्योंकि इनके बीच में एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारी होती है जो बनती है सेल डिवीजन की वजह से, ये होती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल, जो कि पूरी की पूरी सेलुलोज की ही बनी होती है। ये हमारी सेल वॉल पूरी की पूरी सेलुलोज की ही बनी होती है, क्योंकि ये सेल डिवीजन के दौरान बनती है। और इसका जो भी हमारा ये कहें कि मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, जो कि हमारा सेलुलोज है, वो बनता है ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से और इसका फॉर्मेशन हमारा साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेल डिवीजन के दौरान जो सेल वॉल बनती है, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, वो हमेशा सेल डिवीजन के दौरान ही होगा। जो बाकी लेयर्स होते हैं वो वेसिकुलर सेल वॉल फॉर्मेशन होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, जब एक सेल बन जाती है, पूरी की पूरी सेल बन जाती है, ठीक है, तब उसके बाद मेटाबॉलिज्म की वजह से जो भी हमारी गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी से आप एक तरह से देखें कि जब आप बैलून फुलाते हैं, ओके, तो जो टर्मिनल पॉइंट होता है वहाँ पर एक वो पहले फूलता है, तो वो जो फूलने वाला स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं वेजाइकल। ओके, दिस इज कॉल्ड वेजाइकल। और एक गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स?
ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती हैं। पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को सेल में कहाँ जाना है, सेल में ही रहना है या सेल के बाहर जाना है, वो डिसाइड करती हैं हमारी ये गोल्गी बॉडीज़। ओके, तो गोल्गी बॉडीज़ का से जो वेसिकल्स निकलते हैं, वेसिकल्स में हमारे अंदर, इन वेसिकल्स के अंदर ही वो चीज़ें भरी होती हैं जिनको कि हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। ओके, अब इन वेसिकल्स जाकर के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाती हैं और चीज़ों को बाहर निकाल देती हैं। दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जिस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलते हैं उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये बाहर निकल जाती हैं और बाहर जाकर के ये हमारी जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है, उसके नीचे ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं। ओके, और उसके नीचे ये अलग अलग लेयर बनाती हैं। प्राइमरी के नीचे सेकेंडरी, S1, S2, S3 और उसके नीचे हमारा टर्शियरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर। क्लियर है फ्रेंड्स? तो एक सेल वॉल का फॉर्मेशन इन्हीं दो तरह से होता है। पहला सेल डिवीजन के दौरान, यानी कि टीलोफेज। फ्रेंड्स याद रखिएगा, टीलोफेज के बाद जो सेल प्लेट बनती है उसमें जो ये टीलोफेज के बाद जो सेल प्लेट बनती है वो हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है। वही सेल प्लेट आगे चल के प्राइमरी सेल वॉल बनाती है जो कि पूरी की पूरी हमारी सेलुलोज की बनी होती है, उसमें और कुछ नहीं होता। उसके बाद हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, यानी कि वेसिकल्स चीज़ों को ले जाते हैं, मोनोमर्स को, पॉलीमर्स को, जिन चीज़ों से हमारा फर्दर लेयरिंग की चीज़ें होती हैं, जिनसे हमारा फर्दर लेयर्स और फर्दर सेल वॉल के जो भी लेयर्स हैं उनका फॉर्मेशन होना होता है, उन चीज़ों को ये ले जाकर के बाहर ट्रांसपोर्ट करती हैं। ओके, अब हम देखते हैं फंक्शन, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। फ्रेंड्स हम यूँ ही देख लें कि एक सेल वॉल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसका प्राइमरी फंक्शन अगर हम यहीं देखें तो फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। जिस सेल की सेल वॉल जितनी ही स्ट्रांग होगी वो सेल और वो टिश्यू उतना ही स्ट्रांग होगा। ओके फ्रेंड्स, ये सेल वॉल की प्रेजेंस। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो सेल वॉल भी जो होती हैं, अगर कंपोजिशन की बात करें तो दो टाइप की होती हैं, एक प्लेन और नॉर्मल सेल वॉल। नॉर्मल सेल वॉल जिसे आप कह सकते हैं नॉन लिग्निफाइड, जिस पर कि लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ होता है। ओके, वो हमारी होती हैं नॉन लिग्निफाइड। फ्रेंड्स ये सेल वॉल, इनके अंदर हमारी जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, क्योंकि इनके थ्रू चीज़ों का ट्रांसपोर्ट आराम से हो सकता है। इनके थ्रू जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया, ठीक है, वो ओपन होते हैं क्योंकि इन पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है। तो इनके अंदर जो सेल्स होती हैं उनका कांटेक्ट इन्वायरमेंट से होता है, इन्वायरमेंट से चीज़ें आ जा सकती हैं, इसलिए इस सेल वॉल के अंदर की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं। और ऐसी सेल वॉल हमारे लिग्निफाइड सेल वॉल से कमज़ोर होती हैं। ओके, दूसरी हमारी जो सेल वॉल टाइप है दैट इज लिग्निफाइड सेल वॉल। लिग्निफाइड सेल वॉल्स ऐसे सेल वॉल्स होते हैं जिस पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। ओके, इनके लिग्निन जो होते हैं वो सेल को चारों ओर से कवर कर लेते हैं। आप समझिए कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो भी कवर हो जाता है, तो चारों ओर से कवर की हुई सेल वॉल, उसका इन्वायरमेंट से कनेक्शन कट जाता है, तो कोई भी चीज़ न बाहर से अंदर आ सकती है न अंदर से बाहर जा सकती है। और लिग्निन का डिपोजिशन होने के बाद कुछ ही देर में सेल्स मर जाती हैं। मरी हुई सेल्स की वजह से ये लिग्निफाइड सेल वॉल एक हॉलो पंप की तरह काम करती हैं, जिसका काम केवल और केवल चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, एक पंप की तरह काम करना होता है। ओके, इनके अंदर लिग्निफाइड सेल वॉल के अंदर की सेल्स मरी हुई होती हैं और ये एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से सेल वॉल और मजबूत हो जाती है।
फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो सेल वॉल होती है उस पर डिपोजिशन के अकॉर्डिंग दो तरह की कैटेगरीज में मैंने बांट सकते हैं। पहला है नॉन लिग्निफाइड और दूसरा है लिग्निफाइड। नॉन लिग्निफाइड सेल वॉल्स वो होती हैं जिन पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ होता है। ऐसी सेल वॉल्स एक दूसरे से बहुत ही लूजली अरेंज होती हैं और इनके बीच में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है। ओके, इसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, सेल्स के बीच में स्पेस होते हैं। ये सेल वॉल बहुत ही थिन होती है, पतली होती हैं और इनमें जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं। ओके, इन्हें हम कहते हैं पैरेनकाइमेटस टिश्यूज बनाती हैं ये, और जो इंडिविजुअल सेल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं पैरेनकाइमा। फ्रेंड्स, लिग्निफाइड जो सेल वॉल होती हैं वो दो तरह के टिश्यूज बनाती हैं, क्लोरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। जब लिग्निन का डिपोजिशन स्टार्ट होता है तो हमारी जो सेल्स होती हैं वो स्फेरिकल शेप लिए होती हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस धीरे धीरे भरने लगते हैं। और भरने की वजह से, चूँकि मैंने पहले बताया कि लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से इनका जो कहते हैं कि कनेक्शन होता है इन्वायरमेंट से वो कट जाता है। फिर क्या होती हैं, ये सेल्स मर जाती हैं। तो क्लोरेनकाइमा, हम इन्हें कोलेनकाइमा कहते हैं। ओके, कोलेनकाइमेटस टिश्यू बनाती हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप, स्क्लेरेनकाइमा। ऐसे टिश्यूज जिनमें लिग्निन की डिपोजिशन कैसी ये स्पेसिफिक शेप लिए होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनका शेप बहुत ही स्पेसिफिक है इनके कंपैरिजन में। यहाँ पर भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, एक दूसरे से बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ऑर्गेनिज्म को। ओके, सो स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारे स्क्लेरेनकाइमा होती हैं, फिर कोलेनकाइमा और देन पैरेनकाइमा होती हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमारा यही फंक्शन था सेल वॉल का कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये दो तरह से प्रोवाइड करते हैं। नॉन लिग्निफाइड में इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है, जबकि लिग्निफाइड में ये बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको आगे भी शेयर करें। थैंक यू।